हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैश में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग दोस्तों भारत में अंग्रेजों का आगमन से रिलेटेड हम लोग सारी चीज़ को जान रहे थे। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से उसी चीज़ को जानेंगे कि भारत में आगमन जब हुआ, जब प्रथम आगमन किसका हुआ, तो पुर्तगाली में से किसका, तो वास्को डिगामा नामक व्यक्ति का हुआ था। तो किसकी सहायता से दोस्तों, तो उनकी वहां से अब्दुल मलिक की सहायता से, जो गुजराती थे उनकी सहायता से तो भारत में उनका आगमन हुआ था। कब, तो दोस्तों उनका आगमन भारत में 17 या 22 मई, ठीक है, 22 मई 1498 को भारत में आगमन उनका हुआ था। उसके बाद हमने क्या बताया था कि जब उन्होंने भारत में उनका आगमन हो गया, तब सबसे पहले कहां पर पहुंचे थे, तो दोस्तों कालीकट पहुंचे थे। ठीक है, कालीकट पहुंचे थे, जो वहां का बंदरगाह का नाम है। तो वहां पर पहुंचने के पश्चात तो जब वहां के शासक का पता चला, तो वहां का शासक दोस्तों शासक का नाम सामूरी था, जिनको दोस्तों जमरैन के नाम से भी जाना जाता है, जमरैन के नाम से भी जाना जाता है। पर इन्हीं जो जमरैन शासक जो है ना, तो यही है सो वास्को डिगामा का स्वागत किए थे। और स्वागत करने के पश्चात दोस्तों मैंने बताया था कि वास्को डिगामा ने, ठीक है, वास्को डिगामा ने जमरैन को कीमती भेंट दिए थे, जिसकी वजह से जमरैन है सो बहुत ही खुश हो चुका था। चूंकि दोस्तों जमरैन को अभी तक वैसा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कि उतना कीमती भेंट दिया था। तो इसीलिए दोस्तों जमरैन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था वास्को डिगामा से, जिसकी वजह से मैंने बताया था कि वास्को डिगामा जब व्यापार के लिए अनुमति मांगा जमरैन से, शासक सामूरी से, तो उन्होंने दोस्तों बिना कुछ सोचे समझे वास्को डिगामा को व्यापार करने की अनुमति दे दिए थे। ठीक है, तो दे दिए थे। उसके बाद क्या हुआ था इसका दोस्तों, इसके बाद हम लोग आज इसके आगे आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो दोस्तों तो पिछले वाली क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा। और चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर अब यहाँ से नेक्स्ट आगे इसको बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों तक एक बार शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से क्या सीखना है कि जब व्यापार करने की अनुमति दे दिए थे, तो इसके बाद क्या हुआ था। तो दोस्तों वास्को डिगामा जब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचे कि वो अपना व्यापार करने के लिए, तो वहां पर जो पहले से कर रहे व्यापारी जो थे, कहाँ के थे, तो दोस्तों वहां पर पहले अरबी लोग ऐसे वहां पर व्यापार किया करते थे। उन लोगों ने वास्को डिगामा का क्या किया, विरोध किया। जब व्यापार करने लगा वास्को डिगामा, तो वहां पर जो पहले से जो कर रहे थे कालीकट के बंदरगाह पे व्यापार, तो उन लोगों ने ऐसे वास्को डिगामा का ऐसे विरोध किया। और विरोध करने के कारण क्या हुआ कि वास्को डिगामा को भारत को छोड़कर जाना पड़ा। कब, तो दोस्तों वास्को डिगामा ने तुरंत 1499 में भारत को छोड़कर चला गया। कहाँ, पुर्तगाल वापस अपना देश वापस लौट गया। अब वापस लौट गया, अब इन लोगों को, अरबी लोगों को लगा कि अब हमारा देश में वापस फिर से वास्को डिगामा नहीं आएगा। और ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। कारण यही था कि वास्को डिगामा 1499 में वापस चला तो गया, लेकिन दोस्तों कहते हैं लालच सबसे बड़ी ऐसी चीजें होती है जो किसी भी गड्ढे में डाल देती है। ठीक है, लालच इतनी बड़ी खराब चीजें है जो किसी भी गड्ढे में डाल देती है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो वास्को डिगामा है, तो अपने साथ में जैसे कि उनको आने में कितना, अगर 10 लाख रुपए लगा था, तो आप उसके हिसाब से कितना, इससे 60 से गुना कर दो, जितना रुपए होगा उतना रुपए का यहाँ से माल है सो भारत से लेकर के वास्को डिगामा पुर्तगाल लेकर के गए थे। तो वह कौन सा चीज था, तो दोस्तों उन्होंने काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च को भारत से लेकर के गए थे यूरोप, जिसको उन्होंने जब बेचे तो उनको आने में और जो कीमती भेंट दिए थे जमरैन को, उन सारा चीज खर्चा, आने जाने और फिर कीमती भेंट देने में जितना खर्चा हुआ था उससे 60 गुना ज्यादा रकम उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, अगर 10 रुपए का उनको ऐसा आने जाने का खर्च हुआ, तो उनको 60 से गुना कर दो, तो ले यहाँ से कितना रुपए ले गए, तो 600 रुपए का ले गए थे। कितना मुनाफा, 60 गुना मुनाफा। अगर अभी हम लोग देखें कि अगर किसी भी चीज में, अगर अपने भाई हो, चाचा हो, या दादा हो, या पापा हो, और किसी के भी बिजनेस में अगर हम लोग देखें दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर 1 रुपया पूंजी लगाता है,
तो उसको अगर 2 रुपये मुनाफा हो जाता है ना, तो वहां पर दौड़ के चला जाता है। क्या होता है, 1 रुपये की पूंजी लगाता है, वहां पर अगर 2 रुपये पूंजी हो जाता है, अगर उसको मुनाफा होता है, तो क्या होता है, वो दौड़ के वहीं पे जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 10 रुपये के यहाँ पे बदले 60 गुना ज्यादा हो रहा था यहाँ पे, तो 1 गुना ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे 60 गुना ज्यादा मुनाफा हो रहा था। तो अपने सोच के देखो दोस्तों कि वास्को डी गामा ऐसी परिस्थिति में फिर भारत को कुछ भारत आने से कैसे इनकार होता। दोस्तों यहाँ पे फिर से वास्को डी गामा ने हिम्मत नहीं हारा और फिर से यहाँ पे 1500 में अपने ना आकर के पुर्तगाल के एक व्यक्ति को भारत में भेज दिया। क्या हुआ, 1500 ईस्वी में पुर्तगाल के एक व्यक्ति को भारत में भेज दिया। और भारत में भेजने के बाद आज कितना, तो उनको दोस्तों वह सिर्फ अकेले नहीं बल्कि 13 जहाज की 13 जहाज की बेड़ों के साथ भारत आए थे। तो दोस्तों उनका नाम था पेडो कैब्राल। ठीक है, पेडो कैब्राल नामक व्यक्ति पुर्तगाल से 1500 ईस्वी में 13 जहाज के बेड़ों के साथ भारत आए, जिनका नाम था पेडो कैब्राल। तो दोस्तों 1500 ईस्वी में आने के पश्चात इन लोगों को, तो पुर्तगाली लोगों को शासक की तरफ से व्यापार करने की अनुमति मिल चुका था। और 1500 ईस्वी में इन्होंने आकर के क्या किया कि कालीकट में अपने किला बनवा लिए। क्या कर लिए, किला बनवा लिए, अर्थात अपने एक मकान बनवा लिए। और मकान जब बना लिया तो वहां पर क्या हुआ कि स्थानांतरित रूप से वहां पर पूर्ण रूप से उन्होंने अपने एक स्थान ग्रहण कर लिया कालीकट में, जिससे यह हो गया कि वहां से अब उनको कोई भी वहां से भगा नहीं सकता था। लेकिन यह दोस्तों किसके आदेश से, तो ये सारे कार्य दोस्तों सामूरी जंगरन के आदेश से हो रहा था। तो दोस्तों यही सब वह शासक थे जो हमारे देश को बर्बाद करने में इन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जो कि हल्की सी लालच में आकर के अंग्रेजों को साथ देते गए और फिर अपने देश को बर्बाद कर दिए। तो क्या हुआ था, 1500 ईस्वी में है सो पेडो कैब्राल ने, ठीक है, पेडो कैब्राल ने किले का निर्माण करवा लिया। तत्पश्चात इसके बाद क्या हुआ कि फिर से पुनः 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पुनः वापस लौट आया। और वापस लौट आए तो फिर क्या, खाली हाथ फिर बैठता। क्या हुआ था, इसको तो पहले से लालच पड़ गया था कि ना 60 गुना ज्यादा रुपया कमाने की। तो वह सोच लिया कि यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे अब भारत में हम क्या करें ताकि हमारा व्यापारिक क्षेत्र है तो पूर्ण विस्तार हो जाए। तो उन्होंने दोस्तों आए और यहाँ के शासक की अनुमति लेकर के क्या किए कि कोचीन जो दोस्तों केरल में पड़ता है और कालीकट और एक कन्नौर में इन्होंने व्यापारिक केंद्र की स्थापना कर दी। ठीक है, कौन, वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा ने कोचीन, कालीकट, कन्नौर, यहाँ इन तीनों स्थान पे व्यापारिक केंद्र की स्थापना कर दिए। कोचीन दोस्तों केरल में पड़ता है, कालीकट गुजरात में और कन्नौर जो है यह भी केरल में पड़ता है। इसका दोस्तों अगर कहा जाए तो इन लोगों का मुख्य राजधानी कहाँ था, तो उसमें दोस्तों कोचीन इन लोगों का मुख्य राजधानी था, जिसको दोस्तों यहाँ पे कोचीन की राजधानी कोचीन से स्थानांतरित कर दिया गया था बाद में गोवा। कब, तो दोस्तों गोवा स्थानांतरित 1510 ईस्वी में किया गया था अल्बुकर्क के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 1502 में दोस्तों वास्को डी गामा पुनः भारत लौट आया और लौट आने के बाद कोचीन, कालीकट और कन्नौर में अपना एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना कर दिया। तो क्या हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े कि 1502 तक, ठीक है, जब 1499 में वास्को डी गामा भारत वापस लौट गया 60 गुना ज्यादा रकम की माल को लेकर के, और फिर पुनः 1502 में आ गया था। उसके बाद हुआ क्या था कि 1503 में दोस्तों 1502 में क्या हुआ, 1500 में क्या हुआ था, किले की निर्माण किया गया था। 1502 में तीन स्थान पे है सो कोचीन, कालीकट, और कन्नौर में 3 व्यापारिक केंद्र की स्थापना किया गया था। और 1503 में दोस्तों अपनी जो किले की निर्माण किए थे, इसका किले बंदी करवा लिया, अर्थात फौज की नियुक्ति कर लिए।
फौज की नियुक्त कर लिए। अर्थात इन लोगों ने अपने धीरे धीरे क्या करने लगा, अपना एक सेना स्थापित कर दिया। सबसे पहले तो अपना एक घर बनवा लिए, घर बनवाने के पश्चात है सो व्यापारिक केंद्र की स्थापना कर लिए, जिसकी वजह जिससे इधर से इधर खर्चा हो तो इधर से क्या हो, इनकम होते जाए और हम लोग को इन लोगों को साथ में सारी चीज करने की मदद मिलती जाए। और उसी प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, 1503 में दोस्तों, 1503 में तुरंत फौज की नियुक्ति कर लिए, ताकि इन लोगों की अगर किसी प्रॉब्लम हो तो वहां पर इन लोगों को सहायता मिले। और किले की बंदी अर्थात जो पहले क्या हुआ था कि 1500 में जब निर्माण हुआ था, तो 1500 के बाद निर्माण होने के पश्चात सारे लोग उस किले में चला जाते थे। भारत के हो, पुर्तगाल के हो, इनमें से मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो, भिखारी हो, राजा हो, कोई भी व्यक्ति उसमें चला जाता था। इसी वजह से दोस्तों 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने है सो फौज की नियुक्ति कर लिए, और वहां का कमांडर, सेना के उस फौज का कमांडर किसको, अल्बुकर्क को बना दिया गया, डी अल्बुकर्क को। डी अल्बुकर्क को वहां का फौज का कमांडर बना दिया गया, और उनके संरक्षण में दोस्तों फौज की नियुक्ति किया गया। और फिर वहां का जो किला था, वहां के किला के बंदे अपने अपने अनुसार से करने लगे कि किस प्रकार से कार्य करना है, इसमें किसको आने देना है, नहीं आने देना है, कि यहाँ पे क्या करना है, नहीं करना। अर्थात दोस्तों कुछ क्षेत्र को इन्होंने अपने अधीन में 1503 में कर लिया। किसके मांग यहाँ पर वहां का कमांडर कौन था बन गया सेना का, तो डी अल्बुकर्क बन गया था अब 1503 में। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इसका जो है सो गवर्नर, पुर्तगाली को गवर्नर बनाया जा रहा था तो कौन कौन था। तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने 1505 से 1509 तक के लिए, 1505 से 1509 तक के लिए एक व्यक्ति जिसको डी अल्मीडा कहा जाता है, डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर बनाया गया। यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर, ये नहीं कि भारत का गवर्नर यहीं पे 1505 में बना दिया गया, भारत का गवर्नर नहीं बनाया गया, बल्कि पुर्तगालियों को गवर्नर बनाया गया डी अल्मीडा को। दोस्तों ये सारी चीज जो है कि अभी तत्कालीन कंपटीशन में नहीं पूछा जाता, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि 2 वर्ष के पश्चात के अंत होते होते जरूर इन सारे क्वेश्चनों का चर्चा मिलेगा। तो दोस्तों हम लोगों को इस चीज का ध्यान में रखते जाना है। किसको, तो दोस्तों 1505 में 1505 से 1509 ईस्वी तक डी अल्मीडा को है सो पुर्तगालियों का गवर्नर बना दिया गया। और उसके पश्चात क्या हुआ, डी अल्मीडा के पश्चात है सो 1509 ईस्वी में, ठीक है, 1509 तक के लिए इसको बनाया गया। तो उसके बाद 1509 ईस्वी में इन लोगों का गवर्नर किसको बनाया गया, तो डी अल्बुकर्क जो था कमांडर, कौन, डी अल्बुकर्क, ठीक है, कमांडर था, उसको ऐसो गवर्नर बना दिया गया 1509 में। इसका खास कारण यही था कि जो ये डी अल्मीडा है ना, उसमें खास ही कार्य नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसको यहाँ से हटा दिया गया। और लेकिन यहाँ पे जो फौज की नियुक्ति, जो कमांडर था डी अल्बुकर्क, इन्होंने अपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को निभाया। और दोस्तों किले के अंदर इतना अच्छा से संरक्षण किया कि इन लोगों का जहाँ तक विकास हुआ, विनाश नहीं हुआ। इसीलिए दोस्तों डी अल्बुकर्क को 1509 में गवर्नर, पुर्तगालियों का गवर्नर, द्वितीय गवर्नर बना दिया गया। तब तत्पश्चात क्या हुआ, 1510 में, ठीक है, 1510 में मैंने क्या बताया कि गोवा को राजधानी बना दिया गया, स्थानांतरित कर दिया। कोचीन से कहा, कोचीन से गोवा को 1510 में राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया। अर्थात गोवा से, कोचीन से कहा, गोवा में स्थानांतरित किया गया था। अब क्यों किया गया था, तो दोस्तों कोचीन में क्या था, यहाँ पे 2 स्थान था, एक कोचीन, दूसरा था कन्नौज। तो इन दोनों में से दोस्तों यहाँ से हर सारी चीज को यहाँ पर एकत्रित किया जाता था, और यहाँ से वो गोवा के माध्यम से जाया जाता था। इसलिए दोस्तों जब यहाँ पर है सो गोवा में स्थानांतरित कर दिया, जिसके माध्यम से दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि सबसे अंत में, सबसे पहले भले आए थे अंग्रेज पुर्तगाली, और सबसे अंत में भी गए थे 1961 में पुर्तगाली ही, कहाँ से, गोवा से। दोस्तों यहाँ पर ये जो राजधानी स्थापित कर दिए थे ना, इसीलिए 1510 में
राजधानी स्थापित करने के कारण इन लोगों का पकड़ वहां पर बहुत ही ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से वहां के लोग जनता थे इन लोगों से बहुत ही ज्यादा डर सीख रहे थे कि गोवा में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कब? 1510 में। तो यहाँ पे 1510 में एक काम एक और हुआ था दोस्तों कि जो हम लोग यहाँ पे गोवा को यहाँ पे से जो वहाँ बीजापुर का शासक मसूद था, बीजापुर का शासक मसूद था, उसके पास से पुर्तगालियों ने छीन लिए थे। ठीक है, उसके पास से गोवा को पुर्तगालियों ने छीन लिए थे। कब? 1510 ईस्वी में। अब 1510 ईस्वी में छीन लिए। अब अर्थात यहाँ पे क्या हुआ, जब छीन लिए तत्पश्चात बाद में इसको वहां पे जो कोचिन राजधानी था, पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ था उसमें, तो 1510 से पहले तो कोचिन में था। उसके बाद कहाँ कर दिया गया, तो गोवा कर दिया गया। क्यों किया गया था? चूंकि दोस्तों पुर्तगाली लोग है ना, तो गोवा को पूरी अपने अधीन में कर लिए थे। किसके पास है? तो बीजापुर का शासक उसमें कौन था? मसूद था। उसमें बीजापुर का शासक मसूद था, और मसूद से दोस्तों उन्होंने छीन करके अपने अधीन में कर लिए थे, जिसकी वजह से अपने अधीन में हो गया। तो उनको कोचिन से ज्यादा अच्छा लगा कि हम अपने गोवा को ही अपनाए कि राजधानी बना दी। इसलिए दोस्तों 1510 ईस्वी में ऐसे वहाँ का राजधानी कोचिन से स्थानांतरित करके गोवा ला दिया गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या था कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे पुर्तगाली। ठीक है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि पुर्तगाली ऐसे भारत में आगमन हुआ पुर्तगालियों का। उसके बाद उन लोगों ने किस प्रकार से अपना क्षेत्र विस्तार किया और किस प्रकार से उन लोगों व्यापार प्रारंभ किया। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे खास बात यह है कि पुर्तगालियों ने कब? 16वीं शताब्दी तक, ठीक है, 16वीं शताब्दी तक ही इन लोगों ने अपने अच्छी तरीके से व्यापार फैलाए अपने भारत, और व्यापार फैलाने के पश्चात भारत में अच्छी तरह से व्यापार कर पाए थे। उसके बाद जब 17वीं शताब्दी की नींव पड़ने लगी 1050 है तो वहां पर पुर्तगालियों का वर्चस्व घटने लगा, और वहां पर डच आ गए थे। कब? डच आ गए थे। अब डच आने के पश्चात उन्होंने क्या किया, चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इन लोगों ने कब आया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या बताया, 16वीं शताब्दी के अंत होते होते पुर्तगालियों का विनाश और 17वीं शताब्दी का प्रारंभ होते होते, ठीक है, 16वीं शताब्दी का अंत और 17वीं शताब्दी का प्रारंभ होते होते पुर्तगालियों का अंत हो गया था, और उनका यहाँ पे विकास होने लगा था डच का। ठीक है, डच का। अब हम लोग जाने डच यहाँ पे भारत में कब आए थे। तो दोस्तों पुर्तगाली के बाद ऐसे भारत में डच लोग आए थे। कब? तो 1602 ईस्वी में आए थे, 1602 ईस्वी में। अब दोस्तों इन्होंने भी ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के आए हुए थे, और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इन्होंने भारत के शासक से इजाजत लिए कि हम यहाँ के लोगों को शांति स्थापित करने और उन लोगों को मदद करने के लिए आए हुए हैं, और जिसके माध्यम से यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी है। तो दोस्तों इसी कंपनी के माध्यम से यहाँ पे डच लोग आए, और डच लोग आकर के फिर उसी जिस प्रकार से पुर्तगाली लोग अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ा रहे थे, ठीक उसी प्रकार से डच लोग भी अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। और बढ़ाते दोस्तों इन लोगों ने 17वीं शताब्दी में इतनी ज्यादा लूट लिए कि कुछ करना नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इन लोगों ने अपना कारखाना किस प्रकार से कहाँ स्थापित किया था। तो दोस्तों सबसे पहले जब 1602 ईस्वी में इन्होंने भारत आए, तब से सबसे पहले इन्होंने 1605 ईस्वी में एक कारखाना स्थापित किए, जिसका नाम है मसूलीपट्टनम नामक स्थान पे दोस्तों 1605 ईस्वी में पहला कारखाना स्थापित किए। इसके बाद दोस्तों 1610 ईस्वी में पुलिकट में स्थापित किए। तो दोस्तों यहाँ पे खास करके हम लोग को ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से पुर्तगालियों का राजधानी कहाँ था, तो सबसे पहले कोचिन था, कोचिन के बाद कहाँ कर देंगे तो गोवा। तो उसी प्रकार से दोस्तों डच लोगों का राजधानी है सो कहाँ पुलिकट था। ठीक है, पुलिकट राजधानी पुलिकट ही था। इसलिए दोस्तों इस चीज को हम लोग को बिल्कुल नहीं भूलना है। 1610 ईस्वी में कहा पुलिकट, इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि दोस्तों इसी चीज को यहाँ पे क्वेश्चन में बार एग्जाम में है सो पूछा जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को जो यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ सिर्फ एसएससी लेवल ही नहीं दोस्तों,
एसएससी लेवल ही नहीं बल्कि यूपीएससी लेवल का भी है। क्योंकि दोस्तों इन सारी इतनी गहराई वाला जो भी चीजें जो होती ना, इन सारी चीज को एसएससी में नहीं पूछा जाता, इन सारी चीज जो भी है यूपीएससी में ही पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगर बाई चांस ऐसा ना हो बाद में फिर एसएससी भी पूछने लगे और फिर अदर एग्जाम में भी पूछने लगे, इसलिए दोस्तों अगर पूछने लगे तो स्टूडेंट को कभी भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने आप लोगों को सारी चीज यहाँ पे एक एक करके बता रहा हूँ। तो क्या हुआ था 1616 ईस्वी में, क्या हुआ, कहाँ पे स्थापना किया, सूरत में अपने कारखाना स्थापित कर दिया। 1641 में विमलीपट्टनम में किया, 1645 में करिकल में किया था, 1653 में चिंसूरा में किया था, 1668 में दोस्तों 3 स्थान पे किया था, कासिम बाजार, पटना, बालासोर और नागपट्टनम में किया था। कहाँ कहाँ, कासिम बाजार, पटना, बालासोर और नागपट्टनम में 3 स्थान पे 1668 में किया था। और 1664 में दोस्तों कोचीन में किया था। अब यहाँ पे सभी का संकोच लग रहा होगा कि 1602 ईस्वी में जब डच लोग आया तो 1602 ईस्वी में आया, और हम लोग पढ़ते हैं कि 1608 ईस्वी में भी 1608 ईस्वी में यहाँ पे ब्रिटेन के अंग्रेज लोग भारत में आए थे। तो इन लोगों के बारे में भी चर्चा किया जाता है कि बहुत ही ज्यादा वर्चस्व है और यही लोग सबसे ज्यादा भारत को लूटे। तो यहाँ पे आप लोग तो यहाँ पे इतना तो 1663 तक तो बता रहे हैं कि डच लोग लूट लिया, तो इन लोग कब लूटा है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था कि जब डच लोग सबसे पहले यहाँ पे अंग्रेजों से पहले यहाँ पे डच लोग आए थे 1602 में, तो इन लोगों ने इतना अपने क्षेत्र विस्तार कर लेते व्यापारिक क्षेत्र को। और जब यहाँ पे 1608 में आया यूरोप का ब्रिटेन से अंग्रेज लोग, तो इन्होंने दोस्तों प्रयास तो किए, लेकिन इन लोगों की उतना खास नहीं कर पा रहे थे। और दोस्तों मैंने क्या बताया कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ होते होते पुर्तगालियों का विनाश हो गया। विनाश करने वाला कोई नहीं दोस्तों, यही डच लोग थे। जितने सारे कारखाना यहाँ पे पुर्तगाली लोग स्थापित किए थे, उन सारे कारखाना को विस्थापित कर दिया, अर्थात वह सारे उन लोगों पुर्तगाली के कारखाना को डच लोगों ने हटा दिया और अपना कारखाना स्थापित कर दिए थे। जिस पर से जो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पे सीरियल बता दिया है 1605 से 1663 तक में कितना कारखाना स्थापित भारत में उन लोगों ने किया था। तो जब इसी प्रकार से मध्य में था 1654 जब ईस्वी चल रहा था, उसी समय से, ठीक है, उस समय से अंग्रेज लोग कुछ विकास स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1654 ईस्वी के बाद से अंग्रेजों का कुछ विकास स्टार्ट हुआ था और फिर धीरे धीरे यहीं से डच लोगों का पतन स्टार्ट हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उतना खास उसके बाद नहीं हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों? इसके बाद 18वीं शताब्दी जब आया था, 18वीं शताब्दी तब डच लोगों का पतन हुआ था। अब किस प्रकार से पतन हुआ था मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1654 में अंग्रेजों का शासन स्थापित होने लगा और 1654 में स्थापित होने लगा। तब कब? 1759 में दोस्तों इन लोगों ने यहाँ तक इतना करने के पश्चात पूरे बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1759 तक लूट लिया। ठीक है, भारत को डच वासियों ने 1759 तक बहुत ही अच्छी तरीके से लूट लिया, जिससे वहीं पे भूखमरी का जीवन जीने लगे थे हमारे भारतवासियों ने। ठीक उसी प्रकार से जब 1759 हुआ था तब इन लोगों के बीच में, है ना, तो डच और अंग्रेज, ठीक है, डच और अंग्रेज के लोगों के बीच में, ब्रिटेन वासियों के बीच में युद्ध हुआ था। और युद्ध होने के पश्चात क्या हुआ था कि डच लोगों ने अंग्रेजों से हार गए। ठीक है, हारने के पश्चात तब वहां पर से इन लोगों का पतन प्रारंभ हो गया। कब से? तो 1759 से इन लोगों का पतन प्रारंभ हो गया। और अंतिम दोस्तों 1795 होते होते क्या किया, अंग्रेज लोगों ने डच को खदेड़ करके भारत से बाहर निकाल दिया कि भाग साले, अब तो बहुत दिन यहाँ पे भारत में राज कर लिया, अब मेरी बारी है। ठीक है, अब मेरी बारी है, अब तो यहाँ से निकल। जिस प्रकार से तू पुर्तगालियों को यहाँ से हटाया था, जिस प्रकार से तू पुर्तगालियों के सारे कारखानों को समाप्त किया, ठीक है, उसी प्रकार से अब मैं तेरे सारे कारखानों को समाप्त करूंगा और मैं अपना वहां पर कारखाना स्थापित करूंगा। तो कब किया था? तो दोस्तों उन लोगों को डच लोगों को भारत से 1795 में भगा दिया गया और 1759 में दोस्तों उन लोगों को हार गए, युद्ध में अंग्रेजों से हार गया था, जिसकी वजह से
उन लोगों के यहाँ से 1795 में भारत को छोड़कर भागना पड़ा। तो दोस्तों आया था डच के कब सेकंड स्थान पे आया था, लेकिन भाग गए कब प्रथम स्थान में। भले दोस्तों पुर्तगाली सबसे प्रथम आया, लेकिन उतना खास राज नहीं किया इन लोगों के जैसा। लेकिन दोस्तों यह भी है सो सबसे अंतिम में गया, आया सबसे पहले और गया था सबसे लास्ट में 1961 में। ठीक है, 1961 में गोवा से गया था, जो मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया कि क्यों गया था। ठीक है, तो यह 1795 के बाद जाने के पश्चात पूर्ण रूप से ऐसे अंग्रेजों ने, ठीक है, पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार जमा लिए थे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे आप समझ रहे होंगे 1759 1795 बता दिए, लेकिन 1757 हमको क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बता रहा हूँ भारत में अंग्रेजों का आगमन। तो दोस्तों आज हम लोग कितने 2 चीजें सीखे हैं सिर्फ आज तक, पुर्तगाली का आगमन और डच का आगमन। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे जो 1759 1795 पढ़े हैं और 1754 यहाँ पर 1654 जो पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे अंग्रेजों का विकास स्थापित यही विकास के प्रारंभ यहीं से हुआ था। तो और यहाँ भी हम यह भी पढ़ लिया 1608 में आया था। तो किस प्रकार से हुआ था, किसके माध्यम से, इसके बाद ऐसा नहीं कि दोस्तों 1608 के पश्चात है 1654 में इनका विकास हुआ था। इनके आने का कारण भी दोस्तों बहुत ही लंबी है, इसलिए दोस्तों मैं इन सारी चीजों का विश्लेषण, इसका डेफिनेशन दोस्तों सारी चीज को पूरा गहराई से इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हाँ दोस्तों अगर आप लोगों को इसमें से अब जरा सा प्रॉब्लम होती है कि पुर्तगाली के आगमन भारत में कब हुआ, डच का आगमन भारत में कब हुआ और इन लोगों ने किस प्रकार से अपना क्षेत्र विकास किया भारत में, तो दोस्तों जरा सा भी इन लोगों से इन सारी चीज़ें से प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों अगर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर मिलेंगे इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अब जय हिंद जय भारत।